नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में आपके समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के हम आपके समक्ष हैं। ये भाग 38वां है, यानी 37 भाग जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस 37 भाग को कंप्लीट करने के दौरान मैंने आपको क्या क्या चीज़ें कवर करा दी हैं, उसके ऊपर भी अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अमूमन हम अपने लेक्चर्स की जो PDFs हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप पर भेजते हैं, जो कि विरत दुबे 01 के नाम से हैं। आप इसे स्कैन करके भी उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में विरत दुबे 01 लिखेंगे बिना किसी स्पेस के, तो आप जुड़ सकेंगे। हालांकि इसी नाम से हम दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, उसमें भी इसी नाम से, हर जगह कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो विरत दुबे 01 नाम से ही मिलेंगे। ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप खोजोगे तो। लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज इकाई 4 है और इकाई 4 को सुधार आंदोलन का नाम दिया गया है। ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रम की बुक ओपन करेंगे तो उसमें इकाई 4 जो है वो सुधार आंदोलन है, और इसमें पहला अध्याय जो है वो अध्याय 8 है। अध्याय 8 ये पहला अध्याय, तो हम इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले जो 3 इकाइयां हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इकाई 1 से लेकर के इकाई 3 तक ये सारी चीजें पूरी कर चुके हैं। फिलहाल पिछला जो इकाई कंप्लीट किया था उसमें अंतिम अध्याय 7 जो था वो 1857 के विद्रोह का था। और इस विद्रोह वाले चैप्टर के फिनिश हो जाने के बाद हमने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी कराया था कल। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जिसमें मैंने आपको आंसर राइटिंग करना सिखाया था। ठीक है, आंसर राइटिंग करना आपको जिसमें हमने सिखाया था, और एक प्रश्न था जिसको हमने सॉल्व किया था, और एक प्रश्न आपको दिया था घर से करने के लिए, 1 या 2 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपने उसको ठीक तरीके से किया होगा। अब हम इकाई 4 में पहुंचे हैं। इकाई 4 के कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग आएंगे, तब हम फिर से एक बार जो है वो जो धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से आंसर राइटिंग में आएंगे। तो हमारा आंसर राइटिंग ये भाग 3 था, ये आंसर राइटिंग का भाग 3 था। जबकि इससे पहले हम 37 भाग जो है वो पूरे कर चुके हैं इन 3 इकाइयों के। अब आप समझ सकते हैं कि 3 इकाइयों में 37 एपिसोड्स हो चुके हैं, और हर एपिसोड ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का है। ऑन एन एवरेज कोई 1 घंटे का भी है, कोई 2 घंटे का भी है, 2.25 घंटे का भी है। ऐसे करते हुए ऑन एवरेज 1.5 घंटे का एक एपिसोड हमने आपको दिया हुआ है। बढ़िया से विस्तृत तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसको। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लाइव फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है। और इस लाइव फाउंडेशन बैच की शुरुआत जो है, बैच नंबर 3 जो है, इसकी शुरुआत 3 अप्रैल से हुई है। 3 अप्रैल से हो चुकी है इसमें, और इसकी जो शुरुआत हो चुकी है उसमें ये बैच शाम को 6 बजे चल रहा है। ये बैच शाम को 6 बजे चल रहा है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे चलने वाले इस बैच में अंतिम जो एडमिशन की तिथि है वो 7 अप्रैल है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और न्यूनतम शुल्क में आप इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने का प्रोसेस यही है कि बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑफर्स अवेलेबल होंगे। उन ऑफर्स पे आपको टिक करना है। जैसे आप पर ऑफर पे आप टिक करोगे, अगला एक ऑप्शन खुलेगा ऑफर्स के नाम के साथ। इन ऑफर्स के नाम में से किसी भी ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जहाँ कूपन कोड एंटर करने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कूपन कोड एंटर करेंगे VIRADLIVE। ठीक है, इसको एंटर करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये चेंजेस हुए हैं, ये फीस आपको दिख जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ से आप बाय नाउ करके अपने पेमेंट ऑप्शंस को ओपन करिएगा और वहाँ से आगे परचेज करिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिससे आपको इस सारी चीज़ों को पूरा करना है। तो आज हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अध्याय है ये धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार को लेकर के प्रत्यक्ष सामने होगा। इसमें हम जो अध्याय 7 है वो कवर कर चुके हैं, अध्याय 8 की तरफ है। अध्याय 8 धार्मिक, अध्याय 8 का जो टाइटल है वो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, या धार्मिक सामाजिक सुधार। और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो ये हुए हैं, तो आप आंदोलन भी लिख सकते हैं, आंदोलन। इसमें जो अध्याय 8 है वो इसकी साधारण विशेषताओं को बताता है।
कि इसकी साधारण विशेषताएं क्या हैं। साधारण विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। ये हमको साधारण विशेषताएं लेकर के आता है क्या है चैप्टर में। ये है आपका अध्याय 8। मतलब पहले तो हमको इस अध्याय के चीजों को समझना होगा, फिर हमें ये समझ में आएगा। देखिए ये चैप्टर पहले से ही मैं आपको बता दूं, बल्कि ये पूरा का पूरा यूनिट जो है ये प्रीचिंग मेथड पर आधारित होगा। मतलब हम इसमें आपको उपदेश तो है थोड़ा ज्यादा देंगे, मतलब लिखने समझने की जो चीज है उससे ज्यादा लिखने के से ज्यादा समझने की चीज इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि यहां पर कारकों का वर्णन होना है। हमें उस समाज को समझना है और समझते हुए फिर जो है कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर आएंगे। तो जो इसकी साधारण विशेषताएं हैं उनको एक एक करके हम पहले देखने का प्रयास करेंगे। जो आपका अध्याय 7 है ना, वो साधारण विशेषताओं के लिए ही है। साधारण विशेषताएं, तो जो साधारण विशेषताएं उनके ऊपर वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो ये समझिए, ये अध्याय जो है उसका मूल नाम धार्मिक सामाजिक सुधार है। यानी एक ऐसे फेज को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें भारतीय समाज के में व्यापित जो भी धर्म है उनमें सुधार किया जाएगा और भारतीय समाज में व्यापित जो कुरीतियां हैं उनमें सुधार किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि सुधार की आवश्यकता सुधार के कारकों के कारण पड़ी होगी। क्या कारक हैं जिनकी वजह से सुधार आवश्यक हुआ, उनको समझना होगा। सुधार की भावना को बल देने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनको हमें ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सुधार जो है वो क्या हुए। फिर हम देखेंगे कि सुधार किसने किसने और कौन कौन से किए, उसका इंपैक्ट क्या हुआ। इन्हीं सब चीजों को ये पूरा का पूरा यूनिट जो है अपने आप में समावेशित किए हुए। तो मुझे लगता है कि आज के चैप्टर में आपको ध्यानपूर्वक चीजों को सुनना चाहिए, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार उसे लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखने से अधिक समझने की चीजें हैं। मैंने पहले ही आपको बताया। अब समझने का प्रयास कीजिए। जब 18वीं सदी का समय चल रहा है, भारत की स्थिति को छोड़िए, यूरोप की स्थिति की अगर हम बात करें तो यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर जो है वो एक तरीके से चल पड़ी है। नवीन बौद्धिक लहर का मतलब वहां पर एक क्योंकि आधुनिकीकरण जो है बहुत तेजी से हुआ, एक नया प्रबुद्ध वर्ग जो है वहां पर जन्म लेना शुरू कर देता है बहुत तेजी से यूरोप की कई सारी कंट्रीज में। और इसी कारण से यूरोप में 18वीं सेंचुरी का वो जो समय है उसको जागृति युग के नाम से जाना जाता है। जागृति युग, नवजागरण काल जिसको कह सकते हैं आप, जिसमें तर्कवाद, अन्वेषण और तमाम सारी जो मानववाद इत्यादि जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए यूरोपीय समाज जो है वो लगातार प्रगति करने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा। ये 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो हुआ इसको नवजागरण काल कहा गया, जागरण काल कहा गया, जागृति युग कहा गया। भारत का एक नया शिक्षित वर्ग था जिसने पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया था। एक ऐसा वर्ग जिसने अभी अभी वेस्टर्न एजुकेशंस जो हैं उसको अडॉप्ट किया है। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग जो है वो भी इससे भारत में प्रभावित हो रहा है, और वो प्रभावित होकर के भारत में तर्कवाद को लेकर के आ रहा है, वो भी भारत में मानववाद को लेकर के आ रहा है, विज्ञानवाद को लेकर के आ रहा है, क्योंकि वो उससे प्रभावित है। और ये एक कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य इन कारकों से प्रभावित होकर के ही भारत में हुए, जिसे इंडियन रिनेसेंस या भारतीय पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पुराने विचार उनको नष्ट करने का कार्य किया गया है, रूढ़िवादी प्रथाओं को नष्ट करने का, उन्हें उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया है। समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त हैं, जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सब बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं, जाति प्रथा, इसका परित्याग करने की भावना जो है इन वर्गों में पनपनी शुरू हो जाती है। ये चीज हमको नए कारण के तौर पर देखने को मिलती है। तो साधारण विशेषताएं यही हैं इस पुनर्जागरण की, कि यूरोप में आप देखेंगे,
यूरोप में 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में जागृति युग आया। ठीक है, युग आया। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोग या पाश्चात्य शिक्षित लोग, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षित जो लोग हैं उन्होंने मतलब जो भी सुधार हैं, सुधार अपनाए, सुधार जो है वो अपनाए। और न सिर्फ सुधार अपनाए, उनका प्रचार प्रसार भी किया। प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, प्रथाएं, रूढ़िवादिता, ठीक है, इन सब पर क्या किया? प्रहार किया। और प्रहार करके इसे भारतीय समाज से हटाने का प्रयास किया। और जिस समय ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें जिस समय घटित हो रही हैं, इसी समय को हम लोगों ने क्या 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 कहा है? भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल। अब देखिए यहां पे पुनर्जागरण भी है, शब्द ध्यान रखना है। पुनर्जागरण से हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत ऐसा नहीं कि पहले तर्कवादी विचारधाराओं वाला नहीं था, ऐसा नहीं कि भारत पहले मानववादी विचारों वाला नहीं था, विज्ञानवाद इंडिया में नहीं था, ये सब था। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं कुरीतियों में बंध गए थे, कुप्रथाओं में बंध गए थे, रूढ़वादी प्रथाओं में बढ़ गए थे, जिन्होंने हमारे मानववाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद, विचारवाद, इन सब चीजों पर एक धूल जमा दी थी। उस धूल को हटाना और फिर से उद्धार होना, इसी को बोला गया भारतीय पुनर्जागरण काल, जो यहां पर हुआ है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हमने आपको इस अध्याय से संबंधित एक तो ये बताई। इसके अलावा ये सब चीज होने में, ये जो पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार जो है, इसके होने में ब्रिटिश शासन का भी प्रभाव बहुत रहा है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, इसका प्रभाव, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, इसका भी प्रभाव पड़ा। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ा? ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसे पड़ता है? यूरोपीय जब यहां पर भारत में आए तो उनके द्वारा जो पद्धतियां अपनाई गई, उसका भारतीयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति जो थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के प्रभाव से, अपनी परंपरागतता से दूर होती चली गई। अंग्रेज जब भारत आए, ब्रिटिशर्स या यूरोपीय जब भारत आए, दूसरे यूरोपीय भी, तो इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे करके अपनी संस्कृति का प्रचार करना शुरू किया। और इनकी संस्कृति में क्लिष्टता बहुत कम थी। खुल के जीने के विचार की भावना, उसके लिए दूसरे लोगों को दबाना, ये सब आम बातें होने लगी थी उनके लिए, जिसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ना शुरू हुआ। एक उदाहरण के तौर पर अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे प्राचीन भारतीय धार्मिक संस्कृति में एक बात यह कही गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अर्थ यह हुआ कि जब सारी दुनिया सो रही है तब हमें जागृत होना है, अपने आप को योग, साधना इत्यादि में लीन करना है, ईश्वर को समर्पित करना है, मन शुद्ध करना है, शरीर तन शुद्ध करना है, फिर दैनिक कार्यों की ओर बढ़ना है। क्योंकि दैनिक कार्यों को अगर शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया तो फिर उन कार्यों के लिए समय नहीं मिलेगा। पाश्चात्य संस्कृति आती है, जब मर्जी है तब उठो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, वहीं बैठे बैठे खाना पीना कर लो। बेड टी आजकल बहुत फेमस है, बेड टी, बेड पे ही आके चाय मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, स्नान ध्यान करने के पश्चात ही
भारतीय संस्कृति में तो ये सारी चीजें उस समय तक चलती थी। तो जिन लोगों को ये कार्य कठिन लगते थे उन्हें पाश्चात्य संस्कृति तुरंत जो है वो कहीं ना कहीं ठीक लगने लगी। तो शुरुआती प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ा ब्रिटिशर्स के आगमन का, और फिर दूसरा अंग्रेज भी ये चाहते, मतलब अंग्रेज या अंग्रेजों की ये चाहत भी कि भारतीय संस्कृति को हम नष्ट करके या हटा करके उसकी जगह जो पाश्चात्य संस्कृति उसको लेकर के आए। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन का प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ता है। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज ही भारत भूमि में बाहर से आए, भारत भूमि में बाहर से दूसरे लोग भी आए हैं। अंग्रेजों से पहले आने वाले तमाम सारे बाह्य आक्रमणकारी हैं। अगर हम उनसे तुलना करें तो जो इससे पहले आने वाले बाह्य आक्रमणकारी जो थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति, या कह सकते हैं उनके आक्रमणों से भारतीय संस्कृति उतनी प्रभावित ही नहीं हुई, या क्यों बनी ही रही, या दूसरा कि वो यहीं पर रह करके हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए, या तो ये हुआ। अंग्रेजों से आने वाले पहले जो दूसरे लोग थे उनकी बात करें तो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने उल्टा प्रभाव डाला। पाश्चात्य संस्कृति जो है वो तेजी से भारत में फैलना शुरू कर देती है, और फिर जब 18वीं शताब्दी में नवजागरण काल वहां पर भी चल रहा है, तो उसकी जो बयार है उसमें मानववाद, तर्कवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अन्वेषण, इन सब चीजों पर यूरोपियों का एक वर्चस्व सा स्थापित हो गया। और जब वो वर्चस्व स्थापित होने लगा तो भारतीयों को भी लगा कि इन्हीं का वर्चस्व इसमें क्यों हो, हमारा भी योगदान रहना चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि भारत में जो सुधार है वो शुरू हुए। तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव इस तरीके से प्रभावशाली रहा इसमें। अब अगर हम सामाजिक दशाओं की बात करें, जो भी उस समय भारतीय सामाजिक दशाएं हैं, सामाजिक दशाओं और जो रूढ़िवादिता है उसमें सुधार के दूसरे कारणों की अगर हम चर्चा करें, रूढ़िवादिता में सुधार जो हुआ उसके अन्य कारणों की चर्चा करें तो भी हमें कुछ अन्य कारण भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अब जैसे इसमें एक एक चीजों पर, अब सामाजिक दशाएं हैं और रूढ़िवादिता है। सामाजिक दशाओं और रूढ़िवादिता में जो सुधार है वो सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार के साथ ही देखने को हमको मिलेगा। और क्योंकि धर्म समाज में व्यापित है, अभिन्न अंग है उसका, जैसे समाज का अभिन्न अंग जो है मानव है, मानव के अलग अलग वर्ग हैं, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, अमीर गरीब, वैसे धर्म भी है। तो जो धार्मिक सामाजिक कुरीतियां हैं उसके ऊपर हमें पहले उसमें सुधार जो है वो लेकर के आना होगा। अब हमें यह समझना है कि 19वीं शताब्दी जो है, 19वीं सदी जो है, उसका भारतीय समाज है कैसा। भारतीय समाज जो है वो कैसा है, और कैसा होने के साथ साथ कौन कौन सी कुरीतियां हैं, कौन कौन सी कुरीतियां हैं, इसको आप समझिए। और जब आप ये समझ जाएंगे कि ये कुरीतियां व्याप्त हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी में हमको सुधार चाहिए। जैसे अंधविश्वास, उदाहरण के तौर पर अंधविश्वास उस समाज में बहुत आसानी से व्यापित है। अंधविश्वास को मानने का कोई लिखित कहीं कारण हमको नहीं देखने को मिलता है, कोई संवैधानिक उस समय का कारण नहीं है। समाज में इसी तरह एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पीढ़ी में व्याप्त है अंधविश्वास। ऐसे ही बिल्ली रास्ता काट गई है, नहीं जाना है आगे, ऐसा करके। सामाजिक कुरीतियां जो हैं वो एकदम अपना पैर पसारे हुए हैं। ये सामाजिक कुरीति ही तो है अंधविश्वास, इसी को रूढ़िवादिता बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग ये एक ऐसा विशेष उच्च वर्ग के रूप में जाना जाने वाला वर्ग है
उस समय, जिसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है समाज में, पुरोहित वर्ग का। क्योंकि जो भी कर्मकांड हैं वो यही कर रहे हैं, जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं वो ये लेकर के आ रहे हैं। कई बार ये धार्मिक कर्मकांड निराधार भी हैं, निरर्थक हैं, उसको भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा समाज में शिक्षा पाने का जो अधिकार है इन्हीं के पास है। अन्य वर्गों को शिक्षा पाने का अधिकार, मतलब शिक्षा पाने का वर्चस्व है इनके ऊपर। ये जिसको चाहेंगे शिक्षित करेंगे, यही अपने वर्ग को शिक्षित करेंगे। तो इनके आसपास के जो वर्ग हैं वो थोड़े बहुत शिक्षित हैं, इनसे दूर होने वाले वर्ग शिक्षित नहीं हैं। ज्ञान, इस पर वर्चस्वता है। धार्मिक जो भी कर्मकांड हैं वो यही करेंगे और कोई नहीं करेगा, तो उस पर इनकी वर्चस्वता है। तो ये वो एरियाज हैं जिस पर इन्होंने पकड़ बना करके रखी है। इन सब चीजों पर इनका एक विशेषाधिकार है। और जो जनसाधारण है, जो सामान्य जन है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभुत्व स्थापित करने की इस वर्ग की एक चेष्टा है जो हमको देखने को मिलती है। ये सामाजिक कुरीतियों में ही स्वाभाविक सी बात है। अब के जो लोग हैं 19वीं सदी के भारतीय समाज में जो ये कुरीतियां हैं, इसको लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है और स्वाभाविक सी बात है इसके विरोध में अब कार्य होगा। तो ये एक चीज है जो कि इस समाज की कुरीतियों में एक है। और दूसरा भी एक वर्ग है जिसमें हम भारतीय नारी की दशा को हम जरूर देखेंगे, इसको नहीं देखना है। नारियों की दशा, नारियों की दशा, और ये दशा भी कैसी है? अत्यंत शोचनीय है, अत्यंत शोचनीय दशा है। इस समय में दयनीय स्थिति है। समाज में मान भी लेते हैं कि चलिए हिंदू समाज जो उस समय था उसमें भी मान लेते हैं 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें भी सबसे निम्न वर्ग जो है शूद्र को माना जाता था। तो आपको मालूम है उससे भी ज्यादा निम्न वर्ग, उससे भी ज्यादा निम्न जिसे समझा जाता था तो वो थी महिलाएं। समाज का सबसे निम्न स्थिति का वर्ग है, सबसे निम्न स्थिति है ना। समाज की सबसे निम्न स्थिति जो है किसकी है? वो उस समय महिलाओं की है, निम्न स्थिति। अब निम्न स्थिति क्यों है, कैसे कह सकते हैं कि भाई निम्न स्थिति थी उस समय? बिल्कुल है। इतनी निम्न स्थिति है समाज में नारियों की कि अगर आप देखेंगे इनके जन्म से लेकर के मरण तक चलिए, बेटी पैदा हुई कहीं पर अपशकुन, यानी इसका जन्म ही अपशकुन है। अब बाकी दशा तो छोड़ ही दीजिए, जन्म अपशकुन, विवाह बोझ, बेटी का विवाह एक बोझ की तरह। और गलती से अगर वो स्त्री दुर्भाग्य से किसी तरह उसका पति का मृत्यु हो जाए, यानी विधवा हो जाए, तो वो जो वैधव्यता है, वैधव्यता का मतलब विधवा वाला जो जीवन होता है वो तो श्राप माना जाता था। और इसी कारण आप देखते हैं कि कन्या को एक बोझ की तरह लिया जाना शुरू कर दिया था इस समाज ने। और बोझ कौन बियर करे, इसलिए बोझ आए उससे पहले उसको समाप्त कर दो। भ्रूण हत्या ने जन्म ले लिया, कन्या भ्रूण हत्या। इसी तरह कन्या ने जन्म ले लिया तो जन्म के तुरंत पश्चात हत्या, तुरंत हत्या नहीं कर पाए, जीवित रह गई तो उसका इतना शोषण, घरेलू और सामाजिक काम करने के लिए ही वो पैदा हुई है, काम करा करा करके उसे मार डाला गया। और मतलब बाद में हत्या, बाल विवाह भी महिला के लिए हत्या ही है। और बाल विवाह में भी जो एज रेशियो है इतना अपोजिट, आप विश्वास नहीं करेंगे। 30 40 साल के व्यक्ति की शादी 10 साल की बच्ची के साथ हो जाती थी। 40 साल के व्यक्ति की शादी 10 साल की बच्ची के साथ। और फिर आगे चल करके लास्यता जब आगे बढ़ती होगी तो
क्योंकि वो ऑलरेडी बच्ची है, अतिशीघ्र वो गर्भवती होगी और फिर वो खुद ही बच्ची है जिस समय, उस समय वो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में आ गई। तो आप सोचिए कि उसकी क्या स्थिति होगी। वो जन्म ही नहीं दे पाती थी, मर जाती थी। इतना, क्योंकि इंटरनल बॉडी तो इतना किसी तरीके से वो नहीं बनाया ना कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए। कोई बात नहीं, मर गई, दूसरी शादी, बहुविवाह यहीं से जन्म लेता है। और जो कोई ठीक तरीके से जीवित रह भी गई स्त्री, तो उसका वैवाहिक जीवन घरेलू कार्यों में ही व्यतीत होता था। वैधव्यता आएगी, सती प्रथा अनिवार्य होनी शुरू हो गई। राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा को शास्त्र की आड़ में शस्त्र का प्रयोग कहा है। शास्त्र की आड़ में हत्या, ये तक कह डाला है सती की स्थिति को। तो ये है नारियों की दशाएं, ये नारियों की दशा है। नारियों की दशा के अलावा हमें जाति जो है, जाति जो व्यवस्था उस समय चल रही है, जाति भेदभाव, जाति या जो भी जाति पात जो भी कह सकते हैं का भेदभाव, ये भेदभाव भी बहुत ज्यादा है। ये भी सामाजिक कुरीति है। देखिए, सामाजिक कुरीतियां ही मैं आपको गिना रहा हूं। अंधविश्वास, पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व, नारियों की दशाएं, और अब जाति का भेदभाव। जाति जन्म से ही विभाजन। जन्म हुआ ही नहीं कि तुम फलाने वर्ग के हो, तुम उच्च हो, तुम ढिकाने वर्ग के हो, निम्न हो। पैदा होने वाले बच्चों को मालूम ही नहीं कि हमारा आगे क्या होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण समस्या हो गई सुधार में। धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे ज्यादा समस्या जिसको झेलनी पड़ी वो जाति सुधार की थी। जाति वर्ण विभाजन जो है ये वेदों पर आधारित माना जाने लगा था, कर्मकांडों के आधार पर होने लगा था। निचले वर्ग के जो लोग थे उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था, अछूत उन्हें कहा जाता था। उस समय हिंदू जनसंख्या की बात करें तो हिंदू जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा जो है वो अनटचेबलर्स का था, अछूतों का। उन्हें अछूत कहा जाता था उस समय। ठीक है। और मैं इस वर्ड को यहां पर लिखने से पहले या लिखते समय आपको समझा देना चाहता हूं कि मैं आपको वो समाज में उस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं कि कैसी घृणित भावनाएं उस समय थीं किसी एक वर्ग के प्रति। अभी आधे तो कहेंगे सर ये तो शब्द का प्रयोग वर्जित है। इस शब्द का प्रयोग किसी वर्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए वर्जित है, पढ़ने पढ़ाने के लिए वर्जित नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही चीजों को पढ़िएगा। ठीक है। अतार्किक बातें बिल्कुल ना करें, कमेंट सेक्शन में समझें। समाज ये जो है जैसा था वैसा बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे भड़कने को तो पुरोहित वर्ग भी भड़क सकता है। क्या बता रहे थे आप सर हमारे बारे में? तो यहां पढ़ाई को विभाजन नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है कि कई सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, इसलिए पहले से ही मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है। न्यूट्रल होकर के पढ़िए। पढ़ाई जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर के पढ़ी जाती है। चीजों को जैसे जज होता है ना, दोनों पक्षों को बराबर तरीके से सुनता है। वो ये पहले से नहीं देखता है कि फलाने व्यक्ति ने ढिकाने व्यक्ति के, किसी परिवार के व्यक्ति की किसी की हत्या कर दी है, लूटपाट करी। वो अभी न्यूट्रल होकर के देखता है। जैसे जैसे साक्ष्य मजबूत होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी सोच बनती जाती है, परसेप्शन बनता जाता है। तो पहले से परसेप्शन बना करके अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ये मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है। 20% लोग तो यही हैं जिन्हें अन्य वर्ग ने अपने समाज से दूर कर रखा है, और इनकी दशा इतनी खराब है कि इन पर अनेकों प्रतिबंध हैं। अनेकों प्रतिबंध में कुछ एक आध प्रतिबंध बता दें। जैसे इस वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सबसे पहले किसी से उसकी शिक्षा का अधिकार, उसकी वाक स्वतंत्रता जो है वो छीन लीजिए,
और उसके बाद वो अपने आप पशुवत हो जाएगा। तो ये समाज पशुवत ही हो गया था, समाज का ये वर्ग, क्योंकि इसे इसकी इच्छा से कुछ करने ही नहीं दिया जाता था, इससे काम लिया जाता था वर्ग से। साफ सफाई, सेवा, ये वर्ग लिए जाते थे। इसे धार्मिक आजादी नहीं थी, ये अपनी मर्जी से अपने धर्म, अपने ईश्वर की आराधना तक नहीं कर सकता। इसे सार्वजनिक स्थानों में जाने की अनुमति नहीं थी। सार्वजनिक जो स्थान है उस पे जाने की अनुमति नहीं थी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि न्यूट्रल होकर के पड़ेगा, ये नहीं कि अब बस इसको हम जिस समय बता रहे हैं उस समय पहले से जैसे ईश्वर का अगर शोषण होता शुरू हो रहा है तो बस अब शुरू कर दो यहाँ कमेंट सेक्शन में जयकारे लगाना, नारेबाजी करना। पढ़िए, केवल अपने समाज, अपनी दिशा को नारेबाजियों को करके सुधारा नहीं जा सकता। उसको पढ़ करके अपने समाज को सुसभ्य बना करके, सुसंस्कृत बना करके, दूसरे समाज के बराबर लाने की जो हैसियत है उसे पैदा करके हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। ऐसे नारेबाजी करके, लड़ झगड़ करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये जाति का जो भेदभाव है या फिर दूसरी जो कुरीतियां हैं वो जो मैंने आपको बताई वो काफी ज्यादा प्रभावशाली थी उस समय। तो चूंकि प्रभावशाली थी तो इन सब में सुधार जो है वो बढ़े। लोगों ने इस वर्ग को सुधारने का, सामाजिक सुधार का जिम्मा लिया। लोगों ने इस मोनोपोली को समाप्त करने का सोचना शुरू किया। लोगों ने इनकी दशा को सुधार करने का प्रयास किया। लोगों ने इस पर अविश्वास करना शुरू किया। ऐसे ऐसे करके सुधार शुरू हुए। अब यहां पर एक और पॉइंट भी मैं लिखना चाहूंगा, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध। पाश्चात्य संस्कृति का विरोध यह भी समाज ने किया। अंग्रेजी शासन की जब से स्थापना हुई, ब्रिटिश शासन की जब से स्थापना हुई, तो ब्रिटिश शासन ने भारत में कई सारे आधुनिकीकरण के कार्य किए, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, इन सब के कार्य किए। और इन सब से पाश्चात्य संस्कृति जब भारत में एंटर करी तो साथ साथ उसकी संस्कृति से उसकी शिक्षा भी भारत में एंटर कर गई। और उस नवीन विचारधारा से भारतीय संस्कृति में भी एक भावना प्रेरित हुई कि जब ये उतनी दूर से आकर के अपनी संस्कृति को हमारे यहां तक लेकर के आए हैं तो हम हमारे यहां की ही संस्कृति क्यों छोड़ें। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो उसमें रूढ़िवादिता को नहीं जोड़ा जाएगा। भारतीय विशुद्ध जो संस्कृति है, विशुद्ध संस्कृति है, उसकी बात करी जा रही है। तो एक तरीके से जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका विरोध ही तो हुआ ये कि बजाय उनके वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने से हम अपने ही कल्चर में रिफॉर्म्स करके उन्हें सुधार लें और उससे प्रभावित होकर के समाज की दशा को सुधारा जाए। तो इस तरीके से भी सामाजिक सुधार प्रभावित हुआ। इसके अलावा इन्हीं सब कारणों से प्रबुद्ध भारतीयों के अंदर नव जागृति का काल आया। जो प्रबुद्ध भारतीय थे इनकी जागृति का समय आया। जागृति का समय मतलब इन्होंने सुधार करने शुरू किए, नवीन सुधार जो है वो करने शुरू किए। अब वो नवीन सुधार किस तरीके से, उसको एक बार समझने का प्रयास करना है। ध्यान से सुनिएगा। जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति या सभ्यता जो है, या जो ये विदेशी शक्तियां हैं, या तो इन्हें अपना लिया जाए और हमारा जो भी हमें मान लिया जाए कि हम पिछड़े हुए हैं और मान करके उस कल्चर को अडॉप्ट करके अपने आप को शुद्ध किया जाए। और जब ये दिखना शुरू हुआ कि ऐसा होना तेजी से हो गया है तो उसका विरोध हुआ। मैंने आपको बताया अभी
और इन्हीं सब कारणों से इन विदेशी शक्तियों को पराजित करने की भावना जो है वो भी जगी। वो जो शिक्षित भारतीय थे उन्हें महसूस हुआ कि भारतीय जो सभ्यता है वो सभ्यता की दौड़ में काफी पीछे रह गया है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो। और पीछे क्यों रह गया? कुरीतियों और रूढ़िवादी प्रथाओं और धार्मिक आडंबरों के कारण। और कुछ समय तो ऐसा समय आया जैसे लगा कि वेस्टर्न कल्चर जो है, पाश्चात्य सभ्यता जो है और उसके जो मूल्य हैं उनसे भारत जो है निश्चित रूप से पराजित हो जाएगा। एक समय तो ऐसा भी लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके विरोध में कुछ प्रतिक्रियावादी जो स्वरूप है, उस तरीके के स्वरूप वाले लोगों का जन्म हुआ जिन्हें प्रबुद्ध भारतीय कहा गया, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रतिक्रियाएं की। नहीं होगा उनकी संस्कृति अच्छी, हमारी संस्कृति में बुराइयां होंगी, लेकिन हम उस संस्कृति की बुराइयों को दूर कर दें तो हमारी भी संस्कृति परिष्कृत हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो इसको प्रतिक्रियावादी विचारधारा बोला गया, इसको प्रबुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया बोली गई। अब इसके प्रभाव भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। ये जो प्रतिक्रियावादी समाज हुआ इसके भी अलग अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे एक समाज आप लोगों ने सुना होगा डिरोजियंस का, हेनरी विवियन डिरोजियो, उनके जो अनुयायी हुए वो तो बंगाल में कुछ शिक्षित बंगाली हुए, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली, जिन्हें डिरोजियन भी कहा गया। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। उनसे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग जुड़े, उनके विचारों से जुड़े, और उन्होंने हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां देखी कि उन्हें अपने ही हिंदू धर्म से घृणा हो गई। अब कभी कभी अत्यधिक सुधार भी चीजों को समाप्त कर देता है। जैसे मैं कहूं कि इसमें कोई चीज गलत लिखी, जैसे लाइन गलत खिंच गई, अब इसको सुधारने के लिए हम इरेजर का इस्तेमाल करेंगे और इस लाइन को मिटा देंगे, तो हमारा ये जो लिखावट है वो थोड़ी शुद्ध दिखने लगेगी। लेकिन इरेजर का अत्यधिक इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा? पूरा लिखा हुआ ही मिट जाएगा। तो वो जो अंग्रेजी शिक्षित बंगाली थे वो कुछ उसी तरीके के इरेजर्स की तरह काम किए। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न हो गई उनके मन में कि उन्होंने हिंदू धर्म, उसकी परंपरा, सब चीज का परित्याग कर दिया। और सिर्फ परित्याग ही नहीं किया बल्कि मदिरा पान करना शुरू कर दिया, गोमांस इत्यादि खाना शुरू कर दिया, भक्षण करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो अन्य भारतीय हिंदू थे उनकी भावना को बहुत ठेस पहुंची। तो ये हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों को देखने के बाद घृणा होने लगी। ये एक अत्यधिक शीर्ष स्थिति तक पहुंच गया घृणा की। तो इतना भी सुधार नहीं करना था भाई कि दूसरा वर्ग आपको परित्याग ही करने लगे। हमें सुधार करना था, धर्म नष्ट नहीं करना था। दूसरा एक वर्ग हुआ जिसने ये अपनाया कि हम पाश्चात्य संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करेंगे और हमारी संस्कृति में भी जो अच्छी चीजें हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके मिक्सचर को लेकर के चलेंगे, और इससे हमारी संस्कृति में जो कुरीतियां हैं वो निकल जाएंगी। एक ये वर्ग हुआ। तीसरा वर्ग जो था वो ये मानने को तैयार नहीं था कि किसी भी स्थिति में पाश्चात्य संस्कृति जो है वो जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उससे उच्च है। हाँ, हम पिछड़े जरूर दिख रहे हैं क्योंकि इसमें कुरीतियां हैं, तो हम सिर्फ रिफॉर्म करेंगे, हम अपने धर्म से उन कुरीतियों को निकाल बाहर करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा धर्म उनसे हमारा जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ होगा। हमें किसी अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक वर्ग ऐसा वाला भी हुआ, अलग अलग तरीके, और सभी ने अपने अपने स्तर के सुधार किए। पर्टिकुलर धर्म में बिलीव करना कि उसमें इतना मतलब निगेटिव चीजें हैं, तो निगेटिव चीजें जब आप मतलब कुरीतियां जब ढूंढेंगे तभी तो कुरीतियों से दूर करेंगे उसको। दूसरे वर्ग ने अच्छी अच्छी चीजों को केवल देखा, उन्हें एक्सेप्ट किया। तीसरे वर्ग ने अपने यहाँ की बुराइयों को हटाना और अच्छाइयों को ऊपर लाने का प्रयास किया। ऐसे करके सुधार आंदोलन शुरू।
इसी समय हम कुछ सामाजिक सुधारों की बात करें, सामाजिक जो सुधार हुए हैं उन सुधारों की बात करें, तो सामाजिक सुधार में एक नया वर्ग का जन्म होता है, मध्य वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय एक वर्ग है, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय। ये जो वर्ग डेवलप हुआ, इस वर्ग ने सबसे ज्यादा सामाजिक सुधार जो हैं वो किए। इस वर्ग के उदय होने से सबसे ज्यादा सामाजिक जो सुधार हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक बौद्धिक आधार पर इसका जो है विकास हुआ है। ये नया बौद्धिक वर्ग है। अब बौद्धिक वर्ग की अगर हम बात करें तो मतलब बेसिकली हमने आपको यही बताया, ये बौद्धिक वर्ग है जो पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के आया है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है। इसकी सीमितता जो है वो इससे आगे भी है थोड़ा। बौद्धिक आधार हैं हमारे सामाजिक सुधार के। वो बौद्धिक आधार क्या है? अगर हम बौद्धिक आधारों की बात करें, उन बौद्धिक आधारों में है एक तर्कवाद। तर्कवाद की अवधारणा, इसका विकास इस वर्ग में होना शुरू हुआ, इस वर्ग में तेजी से। और ये एक बड़ा वर्ग है समाज का, इसमें तर्कवाद का जन्म होना शुरू हो जाता है। तर्कवाद का सेंस ये है कि अगर हम किसी धर्म को, जिस भी धर्म जिसमें हम जन्म भी लिए, जन्मजात जिस धर्म को हमने अपनाया है, उसमें भी हम देखें कि क्या मानव अनुरूप भावनाएं उसमें है, क्या हमारे हित की भावनाएं उसमें हैं या नहीं है। धर्म की ऐसी चीजें जो आपसे रूढ़िवादी प्रथाएं करवाने को मजबूर कराती हों, उसे आप तर्क के तराजू पे तौल करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये विकास होना शुरू हुआ। विश्वव्यापी धार्मिक भावनाएं, मानववाद, सबसे बढ़िया मानववाद। जैसे इसको इंटरकनेक्ट अगर हम करें तो मानववाद तर्कवाद पर ही आधारित है, तर्कवाद से ही जीवित रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात है कि सती प्रथा को ले लेते हैं। अब सती प्रथा एक धार्मिक रूढ़ी प्रथा थी, ये धार्मिक रूढ़ी प्रथा है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि एक स्त्री बड़ी पवित्र होती है, जो यदि अगर वो स्वामी विहीन हो जाए या जिस वारिस ना हो जिसका, अगर वो मुक्त रहे तो ये लोकाचार की दृष्टि से उचित नहीं है, इसका संरक्षण होना चाहिए। और असंरक्षित स्थिति में पाई जाने वाली जो स्त्री है वो लोक वस्तु की तरह हो जाती है, जिससे इसका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए अब क्योंकि स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह था नहीं, अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकती है ये समाज में, कैसे अपनी रक्षा करेगी, तो एक निकाला गया कि इसे अपने पति के साथ सती होना चाहिए। सामाजिक अग्नि में जलने से अच्छा है कि अग्नि में जल के अपने आप को शुद्ध रखे। वो अग्नि हर चीज को शुद्ध कर देती है, तो मालूम ही आपको। इस विचार से इस तरीके की चीजों को लेकर के आया गया। फिर इसमें तर्कवाद लाया गया। जो स्त्री है उसे खतरा किससे है? समाज के अन्य लोगों से है। तो जिस चीज से हमें खतरा होता है वो रिमूव होना चाहिए, या जिसे खतरा होता है उसे रिमूव करना चाहिए। तर्क ने आंसर दिया कि जिस चीज से खतरा है उसे रिमूव करना चाहिए। खतरा किससे था? समाज से। तो जो समाज है जो इसे अकेले जीने नहीं दे रहा है, जिसके अकेलेपन का लाभ उठाना चाह रहा है, उसे उसके ऊपर प्रहार होना चाहिए। और जब इसके ऊपर प्रहार होगा तो सती प्रथा रुकनी चाहिए, क्योंकि यह भी मानव है, इसका भी जीने का अधिकार है। इसी तर्कवाद से मानववाद जन्म लेता है। तो ये जो विचार हैं ये जन्म लेना शुरू कर जाते हैं।
धर्मनिरपेक्षता की भावना यहां से होती है। अब जब आप धर्मनिरपेक्षता समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसका एक अर्थ तो ये हुआ इस सभी धर्मों को बराबर देखने वाला। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझिए। कोई ए व्यक्ति, कोई एक्स धर्म को, कोई ए व्यक्ति जो है किसी एक्स धर्म का है, तो उस एक्स धर्म के तमाम सारे नियम होंगे। ये एक्स धर्म के नियम है जिसका इस व्यक्ति को पालन करना चाहिए क्योंकि वो इस धर्म को मानता है। परंतु इस तमाम सारे नियमों में से कोई पर्टिकुलर नियम है जो इसे सूट नहीं करता है। तो लगता है कि ये वाला नियम तो हम अपना नहीं पाएंगे, तो वास्तविक रूप में वो धर्म के विरोध से कार्य कर रहा है। लेकिन इसको जब अपने तर्क से वो देखेगा, सामान्य रूप से दिखेगा कि ये तो धर्म विरोधी कार्य कर रहा है क्योंकि धर्म की वो बात ये नहीं मान रहा। लेकिन क्योंकि तर्कवाद और मानववाद जन्म ले चुका है, तो अपने तर्क से अपने ही धर्म में ऐसी चीज जो उसके धर्म से उसके प्रति निरपेक्ष है, उसके प्रति वो आवाज उठा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला धर्म का ये पॉइंट यही मान लीजिए, सती ही मान लीजिए, उसे लगता है कि हमें इसका साथ नहीं देना, तो यही तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? पंथ मतलब विचार। विचार से ही धर्म का जन्म होता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मानव विचार ही तो हैं। इस्लाम धर्म में अलग प्रकार से जीवन जीने की शैली है, तो अलग पंथ है, अलग विचार है। हिंदू धर्म में अलग विचार है, सिख धर्म में मानव जीवन को जीने का अलग विचार है, ईसाई धर्म में अलग है, जरथुस्ट्रियन अलग है, क्रिश्चियंस अलग है, सबके अलग अलग है, यहूदी अलग है, पर हैं सब मानव के लिए जीने के ही विचार। तो एक धर्म के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता होती है। वो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा यहां पर शुरू हुई। जैसे धर्म में यह तर्क दिया गया कि लहसुन प्याज और ये सब चीजें हमें नहीं खानी है, तो किसी ने कहा कि इसके खाने से, अब उसके भी अपने जो भी तर्क हो, मैं आपको प्रीचिंग में लेकर के नहीं जा रहा हूं, इसको खाएंगे तो ये सात्विक भोजन नहीं है, इससे ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, इससे ऊर्जा ज्यादा आने से ये आप तामसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, फिर तमस में जिएंगे, फिर तामसी कार्य करेंगे, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे तमाम तर्क दिए जाते हैं। और किसी को लगा कि ये तर्क ठीक नहीं है, हम इसको भोजन करने के बाद भी हम अपने तमस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसको खाने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आने वाला है, बल्कि हमें स्वाद और मिलने वाला है, तो वो उसको खाए। ये तर्क लेकर के आए। तो धर्म की वो बात जिसको लेकर के व्यक्ति अपनी अवधारणा को बदल सकता है, वो भी धर्मनिरपेक्षता में आती है। और इसमें दूसरे धर्म में कही गई बात को तो मानना है ही, मतलब उसका विरोध ना करना तो शामिल है ही, कि हमें उसका विरोध क्यों करना, वो तो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये बौद्धिक आधार से विकास हुआ। इसके अलावा सामाजिक सुधार में तमाम सारी, अब जैसे सामाजिक सुधार में प्रमुख कारकों के अगर हम देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति, अलग ही लिख दे रहा हूं मैं इसको, महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये भी किए गए। और फिर महिलाओं की स्थिति में जब सुधार हुए तो ये तब से लेकर के फिर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, फिर 21वीं शताब्दी तक ये चलते रहे। मतलब आजादी के बाद भी ये सुधार महिलाओं की स्थिति में होते रहे, तब से शुरू होकर के। अब महिलाओं के लिए सुधार किन किन चीजों में हुआ? पर्दा प्रथा में हुआ। पर्दा प्रथा, इसमें सुधार हुआ। पर्दा प्रथा का अर्थ यह हुआ कि महिलाएं घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, पर्दे में रहेंगी। बाल विवाह, इस पर कुठाराघात किया गया, बहुत सारे नियम बनाए गए, विवाह की आयु के कानून बनाए गए। शिक्षा का जो अभाव था, शिक्षा अभाव, इस शिक्षा के अभाव को समाप्त किया गया, पर्दा प्रथा को समाप्त किया गया।
शिक्षा के अभावों को समाप्त किया जाएगा, महिला अब शिक्षित होगी। विवाह और तलाक जो है, ये वाला जो चीज है, इसमें जो महिलाओं को कष्ट उठाना पड़ता था, अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को तलाक नहीं दे सकती हैं। पुरुष किसी भी, मतलब उस पुरुष को महिला पसंद है तो उससे विवाह कर सकता है, पुरुष को तलाक देना है तो दे सकता है। ये सब में उसको भी बराबरी का अवसर मिलना। इसी तरीके से आप देखेंगे तमाम सारे जो संपत्ति से संबंधित अधिकार थे, इसे नहीं थे। संपत्ति का इसको कोई अधिकार नहीं था। स्थिति में सुधार होगा तो इसको संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो बहुप्रथा है, बहुविवाह प्रथा, वो महिलाओं के लिए समाप्त हो जाए। बहुपत्नी प्रथा जिसको कह सकते हैं, पुरुषों के लिए समाप्त हो जाए। इसी तरीके से आप विधवा पुनर्विवाह को लेकर के आ सकते हैं कि अगर पति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, पत्नी जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी भी दूसरी शादी कर सकती हो, जिससे कि सती प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। सती प्रथा जैसी, अगर आप ये सोचते हैं कि इसके ऊपर लांछन लगेगा इसलिए इसको सती हो जाना चाहिए, तो इसे दूसरे के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें की गई और इन सब चीजों को करने के लिए तमाम प्रकार के सुधार कानून बनाए गए। समाज सुधार आंदोलन से इसको दूर किया गया। इन सबको दूर कैसे किया गया, ये सुधार कैसे आए? समाज सुधार आंदोलन लाए गए। तमाम सारे समाज सुधार आंदोलन जो है वो लाए गए, इनसे इसको दूर किया गया। समाज में बता करके कि स्त्रियां भी समाज में पुरुषों के तरह ही जीवित रहने, जीवन जीने, आनंद उठाने का अधिकार उन्हें भी है। स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाए गए भारत में, उनसे भी कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो सामाजिक दशा है उसमें सुधार आया, क्योंकि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज में महिला भागीदारी, समाज में महिलाओं की भागीदारी और फिर आगे चल करके भागीदारी को बढ़ावा, और फिर स्वतंत्रता संविधान जो बना उससे, इन सब चीजों से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। तमाम सारे एक्ट भी आए, जैसे 1829 में आपने बंगाल रेवोल्यूशन एक्ट देखा होगा, 1829 बंगाल रेवोल्यूशन एक्ट। इससे स्त्री दशा में सुधार लाया गया। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया इसी एक्ट के द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बारे में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, तो इससे विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज सिस्टम शुरू हुआ। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम आया। सम्मति आयु अधिनियम, जिसमें यह कहा गया कि 12 वर्ष से आयु की, जो 12 वर्ष से कम आयु, 12 वर्ष से कम आयु में शादी नहीं होगी। मतलब उस समय तो मैंने बताया ना 6 साल 8, जन्म होते भी कई बार शादी हो जाती थी। भाई हमारे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो रही है, आओ ये दोस्ती का रिश्ता, आओ ये दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं। ये भी होता था, जन्म से ही विवाह हो गया, पता लगा। ऐसे करके बहुत सारे सुधार लाए गए। अंत में देखेंगे 1930 में शारदा एक्ट भी आया है, जिसमें विवाह की आयु जो है वो 14 साल और 18 साल निहित की गई।
बाद में उसको 18 साल और 21 साल कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी इस तरीके कुछ एक्ट्स आए, जैसे 1954 में हिंदू विवाह आया। ऐसे करके बहुत सारे सुधार आंदोलन बाद में लेकर के आए गए। इन सब चीजों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तो ये जो जिसको मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नाम दे रहा हूं, ये सामाजिक धार्मिक सुधार इन्हीं तरह के, इन्हीं पक्षों में, जो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी, स्त्री की दशा की बात करी, बौद्धिक वर्ग जो है उसका उदय होना यहाँ पर रहेगा, तमाम सारे जो वर्ग हैं उसमें सुधार के हमको गुंजाइश जो देखने को मिलेंगी, इन सब चीज़ों को मिटाते हुए ये सब चीज़ें जो हैं इस अध्याय में, इस अध्याय 8 में आपको देखने को मिलेगी। तो अध्याय 8 में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता दी है, यहाँ पर समझा दी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। 1857 का विद्रोह गलत लिखा है भाई, इधर सामाजिक धार्मिक सुधार है वो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो समझ में आए होंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो चैप्टर 8 है इसे आप खुद से अध्ययन, स्वाध्ययन कीजिएगा, इसका सेल्फ स्टडी कीजिएगा। इसमें तथ्यात्मक बहुत सारी बातें नहीं है, बस इस तरीके से समझने वाली चीजें। इस चैप्टर से संबंधित जो तथ्यात्मक बातें हैं उसको हम अगले चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका 9 होगा उसमें लेकर के पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। जब ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ऐसे तमाम सारे जो सामाजिक सुधार जो आंदोलन होंगे, उसके लिए जो संस्थाएं चलेंगी, उनमें जो सामाजिक सुधार के व्यक्तित्व सामने आएंगे, उनके माध्यम से ये कैसे सुधार हुआ ये आपको सही से समझ में आएगा। अभी तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि क्या कुरीतियां थी, किस जगह आपको सुधार की गुंजाइश थी, और थोड़ा बहुत अंत में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का सुधार किया गया या किस तरीके से किया जाना शुरू किया गया। तो ये एक समझ विकसित करना ही आज के चैप्टर का उद्देश्य था, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि अगला जो अध्याय है उसमें क्यों सुधार किए जा रहे हैं। तो इसको पढ़िएगा सब लोग, अध्याय 8 को। आज अध्याय 8 को खोल करके उसकी एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा और डूब करके पढ़िएगा उसको, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सत्र समझ में आया होगा। इसकी जो पीडीएफ की खास कोई जरूरत है नहीं, इसलिए शायद हम इसका पीडीएफ नहीं भी भेजेंगे आपको, लेकिन देखेंगे। ये आपको अन्य जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। बाकी अपनी बातें आप हमसे सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। विरत दुबे 01 नाम से हम सोशल मीडिया में हर जगह मिलेंगे। एक बार फिर से बता दूं जाते जाते, 7 अप्रैल इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है, इसलिए अतिशीघ्र विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी स्पेस के विरत लाइव लिखना है आपको, उस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप बैच में एडमिशन ले लें। और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।